Let us start, everyone. Yeah. Now we are going to start with JIGL. As you know, today is the JIGL session, right? We are going to start with JIGL. तो अभी जो हम JIGL पढ़ने वाले, ये JIGL क्या है, कैसा है, थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ा सा सब्जेक्ट, सबके बारे में जानेंगे. क्या चैप्टर है, क्या सब्जेक्ट है, कैसा है, सब कुछ. ठीक है. हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, हमारे लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. Is this clear, everyone? If yes, then please type yes. Can you just say me that is my voice very clear to you guys? Like, is it a perfect voice to you guys so that I can just start? Yes, perfect, 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 perfect. Okay, chalo, fine, great. Now, yes. Now, your subject name is jurisprudence, interpretation, and general laws. Yes, your subject name is jurisprudence, interpretation, and general laws. अभी ध्यान से सुनना, इस सब्जेक्ट के बारे में दो चीज है. रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, नंबर वन, दिस सब्जेक्ट इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट. This subject is your first subject. And number two is that this subject is little bit different from other subjects. This subject is little bit different from other subjects. Sir, why? अभी ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना. देखो, JIGL जो सब्जेक्ट है ना, वो टोटली पूरा का पूरा लॉ पे बेस्ड है, लैंग्वेज से लेकर हर चीज में. इज दिस क्लियर? तो ये पूरा कैसा है पता है, लॉ के बेस पे है ना. प्लस ये आपका सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है. तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, whenever you are going to go to give your examination, the first thing that you are going to say is this subject, JIGL. और पता है अक्सर ऐसा होता है कि अगर अपना फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं जाता, सो बाकी के पेपर्स पे थोड़े इम्पैक्ट्स आते हैं, राइट. सो बाकी के पेपर पे इम्पैक्ट ना आए, इसके लिए फर्स्ट पेपर शुड बी ऑलवेज द बेस्ट पेपर, राइट, सो दैट द अदर पेपर वी कैन मैनेज प्रॉपरली, है ना. सो फर्स्ट थिंग ये. सेकेंड थिंग, बिकॉज इट इज अ लॉ पार्ट, सो थोड़ा सा हमको टेक्निकल चीजों को समझना पड़ेगा, राइट. इट इज नॉट गोइंग टू बी योर 11th एंड 12th जो ऐसे एकदम सीधा पढ़े और चले जाए. सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ग्रेजुएट बैच, राइट. दे हैव डन योर ग्रेजुएशन. सो व्हेन यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, तो ऐसा होता है ना कि अभी ग्रेजुएशन खत्म हो गया, तो आप लोग डायरेक्टली CS में आए हो. और अदर स्टूडेंट्स, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSEET दिया है. अब आपको पता है CSEET जो है, दैट वाज प्योर MCQs, राइट. MCQ इज अ डिफरेंट गेम एंड क्वेश्चन आंसर इज अ डिफरेंट गेम. सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन आंसर मोर. सो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन आंसर समझना है. तो ये पूरा CS एग्जीक्यूटिव एक अलग ही गेम है. जो CSEET में पढ़ा था दैट इज अ डिफरेंट है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग है ना पूरा एग्जीक्यूटिव के हिसाब से प्रिपरेशन करने वाले हैं, है ना. और उसमें भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस. ठीक है सर. ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब ज्यूरिस्ट, द सोर्स ऑफ लॉ, एक्चुअल लॉ, जिसने लॉ लिखा, लॉ बनाया. हु आर द ज्यूरिस्प्रूडेंस? कहां से लॉ आया, लॉ में पहले क्या था, अभी क्या था, किसके पास पावर है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस. सेकेंड, द थिंग इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन. Now what do you mean by interpretation? Interpretation मतलब लॉ को समझना. इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को समझना. सर, क्या इंटरप्रिटेशन जरूरी है क्या? ऑब्वियसली. सर, क्यों जरूरी है? ठीक है, एक लॉजिक लगाते हैं. मान लेते हैं कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं और किसी ने मुझे एक साइंस की बुक दी. Now when I have that science book, first of all I am going to read that line and I'm not going to understand that line. क्यों? क्योंकि मुझे साइंस नहीं आता. अब साइंस में समझो H2SO4 लिखा है, CO2 लिखा है, O2 लिखा हुआ है, बट उनका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये सब चीजों के लिए तुमको नहीं लगता मुझे बेसिक आना चाहिए? ऑब्वियसली. सो लॉ को समझने के लिए, लॉ को इंटरप्रीट करने के लिए आया इंटरप्रिटेशन. एंड नेक्स्ट इज द जनरल लॉस, अदर लॉस जिसको हम बोलते हैं, वो आएगा यहाँ पे. इज दिस क्लियर एवरीवन? So we are going to understand in this whole part jurisprudence, interpretation and general laws. Yes boss.
in total you have 18 chapters. In total you have 18 chapters. ये पूरे 18 chapters हमको शिद्दत से पढ़ने हैं, ठीक है? ओके सर, इस चैप्टर्स में क्या क्या होंगे? इन चैप्टर्स में सोर्सेस ऑफ लॉ करके एक चैप्टर होगा. अगेन सोर्स क्या है, लॉ कहां से आया, दैट इज अ चैप्टर. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छा, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने CHEET में देखा है क्या? अरे यस और जल्दी बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CHEET में देखा है क्या हमने? चैप्टर पढ़ा है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यस 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 यस, 100%. अच्छा, क्या आपने इस चैप्टर का नाम सुना है क्या, लॉ ऑफ टॉट? क्या आपने लॉ ऑफ टॉट का नाम सुना है? यस. क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम सुना है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तीनों हमने CHEET में किए हुए चैप्टर्स है. सो यहां पर उनका रेलेवेंसी है. सो एक चीज समझना, दैट 3 chapters you have already done in CHEET. I am going to explain you each and every chapters, but just saying that CHEET का कुछ पार्ट भी हमको एग्जीक्यूटिव में है, right? Next, the most important chapter, interpretation of statute. How to interpret the law, we are going to understand in this chapter, right? Because आप देखोगे बहुत सारी चीजों के 2-3 मीनिंग होते हैं. अब वो टाइम पे वो मीनिंग में क्या लगाना, वो हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बताएगा. Then you have administrative law. हाउ एग्जीक्यूटिव बॉडी हैव द पावर. अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. इंडिया में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज है जिनके पास पावर है, राइट? लॉ ने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाए. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे अभी पुलिस पकड़ो, या फिर आप पोस्ट ऑफिस बोलो, या फिर आप पासपोर्ट ऑफिस बोलो. ये सब अथॉरिटी के पास कितना पावर है, ये सब अथॉरिटी अपना काम कैसे करेंगे, ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है. योर फेवरेट, लॉ ऑफ टॉट. नेक्स्ट, CPC, CRPC एंड एविडेंस. ये तीनों में CPC का अमेंडमेंट नहीं हुआ है, CRPC का अमेंडमेंट हुआ है, एविडेंस का अमेंडमेंट हुआ है. तो ये दोनों हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे. देन यू हैव स्पेसिफिक रिलीफ. अभी देखो, स्पेसिफिक रिलीफ और कॉन्ट्रैक्ट ना भाई भाई के तरह है. क्यों? स्पेसिफिक रिलीफ में हम लोग स्पेसिफिक रेमेडी मांगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग डैमेजेस या स्पेसिफिक मांग सकते हैं. बट वेन एवर यू वॉन्ट, अच्छा, अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या कोई भी गलती होती है या कुछ भी होता है, उस केस में अगर आपको स्पेसिफिक वो प्रॉपर्टी चाहिए तो दैट विल कम अंडर स्पेसिफिक एक्ट. नेक्स्ट, लिमिटेशन. नाउ व्हाई दिस लिमिटेशन? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लिमिटेशन एक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लिमिटेशन एक्ट. तो आज हम लोग लिमिटेशन एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं. Is this clear everyone? Next, arbitration, conciliation. Now what is arbitration and conciliation? Arbitration and conciliation means outside court settlement. कोर्ट के बाहर क्या होगा, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कैसे करते. सर कोर्ट के बाहर हम सेटलमेंट क्यों करते हैं? Why arbitration and mediation? See, पहले ही इतना ज्यादा बर्डन है कोर्ट पे, इतना ज्यादा बर्डन है कि अगर मैं आज भी केसेस, पेंडिंग केसेस गिनूं, so it will take around 300 years to solve the pending cases guys. इतना pending cases है. तो कोर्ट क्या बोलता है कि एक काम करेंगे, we'll have a concept called as arbitration. Now what is that arbitration? हम लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करेंगे. अब वो लॉ क्या होता है ये हम समझने वाले हैं आर्बिट्रेशन में. Then you have stamp act. अब आपको पता है स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है. पता है स्टैम्प ड्यूटी? अगर हम कोई घर खरीदते हैं या कोई घर बेचते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है. अरे यस और नो? उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. अच्छा, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी गाइस, बहुत अच्छी. वी वर एंजॉयिंग JIGL with this chapter. This chapter was few 5, 10, 12 pages chapter. Law relating to registration of document. बहुत प्यारा चैप्टर था. सेक्शन 17, सेक्शन 18. बट इनसे हमारा खुशी सहन नहीं हुई तो इन्होंने इसके साथ टोपा ऐड कर दिया. टोपा जो आप लोग देते वो नहीं. TOPA means Transfer of Property Act. So the whole TOPA you have in JIGL. Yes. Then next chapter is your information law. Right to information. Sir, हमको CS एग्जीक्यूटिव में इतने मार्क्स है, हमें जानना है CS एग्जीक्यूटिव में इतने मार्क्स क्यों आए, हमें जानना है चेकर ने पेपर चेकर ने कैसे पेपर चेक किया है, हमें जानना है.
हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो गवर्नमेंट के पास है, हमें कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आपको प्रोवाइड की जाएगी. You know guys, this CS examination paper checking also you can now do on right to information act. Is this clear? यहाँ पे आपको बस public की information मिलेगी. Now what do you mean by public? Government information. You cannot get private information. For an example, what is the salary of XYZ government official? कितना amount spend किया गया government ने? This all the government information you can get. अदर इंफॉर्मेशन यू कैनॉट गेट प्राइवेट इंफॉर्मेशन. आपकी क्रश का नंबर, आपकी क्रश का एड्रेस, आपकी एक्स का नंबर, एक्स का एड्रेस, ये सब चीजें नहीं मिलेगी आपको. यू गेट ओनली एंड ओनली प्राइवेट थिंग्स, सॉरी गवर्नमेंट थिंग्स. नेक्स्ट यू हैव राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द ब्यूटिफुल चैप्टर गाइस, ब्यूटिफुल. राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के रिलेटेड बात करता है, राइट. अभी आपको पता है एआई आ गया है. AI is doing very great in the market. आप देखो आजकल सारी चीजें AI के थ्रू चल रही है. आपको कुछ भी करना होता है आप AI के थ्रू कर सकते हो. You can make a movie, you can shoot a video. अगर आपको एडिटिंग करना है you can do by AI, you can do everything by AI. तो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त उसका मिसयूज ना हो. If someone is doing misuse of anything relating to IT, right, that will come under Information Technology Act. फिर तीन भाई, that is contract, sale of good act and negotiable. This comes under other laws. Is this clear? तो ये सारी चीजें 18 चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके पूरे के पूरे JIGL में. जल्दी बताओ क्या ये चीज क्लियर है क्या? Yes or no? Any doubts? Quickly. Any doubt guys? Any doubt? Okay. Yes. Any doubts? ठीक है. So I guess everyone is clear. Yes or no? Clear? Okay. Perfect. Now. Yes. अच्छा, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन जस्ट आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10 गाइस. सी, मैंने आपका जस्ट अ सेकेंड. चलो चैप्टर 10 पढ़ते. एवरीवन, आर यू रेडी टू स्टार्ट चैप्टर 10? कम ऑन एवरीवन. बीच बीच में एक्टिव रहना है आपको, ठीक है. माइक से अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो. आई नो आपका टेक्सटिंग मेरे से बेटर है, आप सारे मैसेजेस फटफट लिख के भेज सकते हो. बट इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, माइक ऑन करके यू कैन जस्ट आस्क मी, नो प्रॉब्लम. Yes. Okay, everyone. Perfect. Now, we are going to start with the topic Limitation Act. अभी Limitation Act क्या होता है? ये Limitation Act कैसे होता है? ये Limitation Act क्यों होता है? Limitation मतलब क्या? Act मतलब क्या? ये सारी चीजें हम आराम से समझेंगे. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, फिर हम समझेंगे Limitation Act क्या होता है. Are you ready, guys? चलो, we are going to start with a small story. ठीक है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो हुआ क्या था आपको पता है? लॉकडाउन से पहले आई गेस 2017 100%. 2017 में क्या हुआ था पता है आपको? हमने हमारे दूर के रिश्तेदार को एक लोन दिया था. ठीक है, हमने हमारे दूर के रिश्तेदार को एक लोन दिया था. अच्छा, so they want money for business purpose. So again, as they were our relatives, और ऐसा होता है ना कि अभी थोड़ा दूर के रिश्तेदार होते हैं तो हमने बोला चलो आपको हम लोन दे देते हैं, और उनको बिजनेस में यूज करना था तो हमने उनको लोन दिया था. So loan was around 10 लाख रुपीस. हमने उनको 10 लाख रुपीस का लोन दिया, राइट.
नाउ दे एग्रीड दैट जो आपने लोन हमको दिया है ना, वो लोन पे आपको 1% इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ। समझा क्या? आपको 1% इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो आपको बताता हूं, चलो प्लीज डोंट जज माई ड्राइंग, है ना? ठीक है, तो हमने ना हमारे एक रिलेटिव को लोन दिया था, ठीक है, एंड द लोन अमाउंट वॉज 10 लाख रुपीस। ठीक है, हमने उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया। उन्होंने हमें बोला कि जेविन, हम आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट देंगे, विच इज इक्वल्स टू 10,000 पर मंथ। देखो मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है, तो प्लीज ऐसा अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो मुझे बता देना, ठीक है? जैसे आप लोगों का मैथ्स है उससे तो कम ही है मेरा मैथ्स, आप लोग मुझसे मैथ्स में तो एटलीस्ट बेटर हो। ठीक है, तो मैंने रिलेटिव को 10 लाख रुपीस दिए। मैंने बोला मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 1% पर मंथ विच इज इक्वल्स टू 10,000 पर मंथ पे करेंगे इनटू 12 विच इज इक्वल्स टू 1,20,000 पर ईयर। यहां तक क्लियर है क्या? ऐसा हमारा डील हुआ था। ठीक है, सो आई वॉज हैप्पी। और देखो अभी उनको बिजनेस में पैसा चाहिए था, बरोबर है, 10 लाख की बात थी, 10 लाख पे मेरे को 10,000 रुपया पर मंथ मिल रहा था। कौन गधा है जो ना ले? अरे गधो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप बैंक की भी बात करो तो बैंक गिव यू, द बैंक will provide you, अच्छा, if you are a senior citizen, if you are a senior citizen he will provide you 7% या 8%। तो यहां तो मुझे 12% मिल रहा है ना, साल का 12% मिल रहा है, महीने का 1%। आई वॉज वेरी हैप्पी। सो मेरी मॉम ने बोला कि ठीक है आप पैसा ले लो, ऐसा वैसा, ये सब हमारी बातें हुई, है ना। अब 2017 में हमने लोन दिया, फिर आया 2019, सॉरी 2020, जब आ गया कोविड, है ना। 2020 में क्या आ गया? कोविड। अब कोविड के टाइम पे उन्होंने हमें पैसे देने बंद कर दिए, कोविड के टाइम पे उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। तो हमने उनको पूछा कि आपने पैसे देने बंद क्यों किए? दे टोल्ड अस दैट बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉकडाउन है। आई वॉज लाइक ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद कुछ 2-4 महीने दिक्कत होगी उनको पैसों की, सबका बिजनेस बंद है, पैसा रोल नहीं हो रहा होगा, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। हमने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप हमें पैसे मत दो। अप्रैल 2020 से उन्होंने हमें पैसे देने बंद कर दिए। उन्होंने बोला हमें कुछ समय की जरूरत है, हमने बोला नो प्रॉब्लम, ठीक है ओके। अप्रैल मंथ में पैसे देने बंद कर दिए। आफ्टर 6 मंथ्स हमने उनको बोला कि बॉस पैसे दे दो, हमें पैसों की जरूरत है, एटलीस्ट इंटरेस्ट पे कर लो। सो दे टोल्ड कि जेविन बस थोड़े टाइम रुक जा, हम आपको पैसा दे देंगे, ये वो उन्होंने सब बताया। और ऐसे करते करते और 4 महीने निकल गए, ठीक है, और 4 महीने निकल गए। अब 4 महीने के बाद, दैट इज टोटल 10 मंथ्स के बाद, मैं बोला कि भाई पैसे तो चाहिए, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, ये वो। तो अब ना एक चीज समझो, ध्यान से सुनना ये चीज, जब डील करने गए थे ना, तब मैंने उनको 10 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया था। उन्होंने मुझे क्या दिया था? ब्लैंक चेक दिया था। ब्लैंक चेक पे फर्स्ट साइन था और सेकंड अमाउंट था। सर इसका आप क्या करते? अगर मेरे रिलेटिव मुझे पैसा नहीं देते तो मैं चेक बैंक में डालता, चेक बाउंस होता और मैं उस पर केस करता। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है सर।
मतलब आपके पास चेक था, आपने उसको 10 लाख रुपए दिए थे, 2020 के अप्रैल मंथ से उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, 6 महीने निकल गए उन्होंने पैसा नहीं दिया, 4 महीने निकल गए उन्होंने पैसा नहीं दिया। हाँ, मैंने बोला देखो सर, मैं अगर चेक डाल दूं, चेक बाउंस हो जाए तो आप लायबल होंगे। उन्होंने बोला अरे यार प्लीज मत मत चेक मत डालो, केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं चेक नहीं डालता, बस एक कंडीशन है, आप मुझे इंटरेस्ट या पैसा दे दो। देन दे कॉल अस पुणे, और हम लोग पुणे गए, एंड एट द एंड ऑफ 4th month दे पेड अस 50,000 rupees कैश इन हैंड। उन्होंने 50,000 रुपए हाथ में दे दिए। दिस इज अ रियल स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी। उन्होंने 50,000 रुपए हाथ में दे दिया और उन्होंने बोला कि सर ये हो गया अभी आपका पैसा, बाकी का हम बाद में देंगे। सो वी टोल्ड चलो ठीक है, बाकी का हिसाब हम बाद में करेंगे। ऐसे करते 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 और 4 महीने निकल गए, विच वॉज 1 year 2 months। 1 साल 2 महीना निकल गया और हमको अभी तक पेमेंट नहीं आया। और फिर मैंने बोला कि अब पारा सिर के ऊपर जा रहा है, इतना तो नहीं रुक सकते हैं, राइट? सो नाउ वी वर हैविंग ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू फाइल अ केस। मैंने बोला केस करते, रफा दफा करते, खत्म हो गया स्टोरी, टेंशन नहीं। हमने चेक डाला, चेक बाउंस हुआ, हमने केस फाइल करा। उस दिन हम लॉयर के पास गए, हमने लॉयर को बोला कि सर ऐसा ऐसा हमने चेक डाला हुआ है, पास नहीं हुआ है, हम केस करना चाहते हैं। लॉयर ने बोला देखो बेटा बैठो। उस दिन उसने मुझको एक कंसेप्ट समझाया। उसने बोला देखो, लॉ बोलता है, लॉ बोलता है कोई भी केस, लॉ बोलता है कोई भी केस अगर बियॉन्ड द पीरियड फाइल करते हो तो कोर्ट उस केस को नहीं एंटरटेन करता। सर नहीं समझा। मतलब लॉ बोलता है अगर मैं, जब से मेरे साथ गलत हुआ है, जब से मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, वहां से अगर मैं, जो लॉ टाइम बोलता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे साथ गलत हुआ था, एक सेकेंड, मान लो मेरे साथ गलत हुआ था 2020 अप्रैल में, 2020 अप्रैल में गलत हुआ था, ठीक है। वहां से मेरे पास 1 year था केस करने के लिए। कितना टाइम था? 1 year था केस करने के लिए, विच कम्स टू 2021 अप्रैल। मतलब मेरे पास कितना टाइम था? 12 महीना। बट मेरा टाइम हो गया था 1 साल 2 महीना। क्या मैं बोल सकता हूं 1 साल के ऊपर हो गया और मैंने केस नहीं किया? क्या? द आंसर इज यस। लॉ बोलता है कि अगर जब से आपके साथ गलत हुआ है और जो टाइम दिया हुआ है, जैसे 1 साल में केस करना था, 1 साल में केस करना था, आपने केस नहीं किया, 1 साल में केस करना था, आपने केस नहीं किया, इसके बाद कोर्ट, इसके बाद कोर्ट वो केस को नहीं हैंडल करेगा, कोर्ट उस केस को कोर्ट में नहीं एक्सेप्ट करेगा, विच मीन्स एनी केस मेड बियॉन्ड द टाइम द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन द केस। इज दिस क्लियर एवरीवन? बस यही बोलता है हमारा लिमिटेशन एक्ट, बस यही बोलता है हमारा लिमिटेशन एक्ट। क्या ये चीज क्लियर है? क्या जल्दी से बताओ अगर ये कंसेप्ट समझा तो, जल्दी यस और नो, जल्दी बताओ, एकदम मक्खन। ए टेंशन नहीं लेने का, नहीं समझा तो वापस पूछने का, मैं 4 बार पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब लॉ क्या बोलता है? सुनो, मतलब गलती मेरी, हाँ सर गलती आपकी, आप 1 साल के अंदर केस करने नहीं गए, आपको 1 साल के अंदर केस करना था सर, अगर आप 1 साल में केस नहीं करते तो लॉ ने लिमिट दिया है 1 साल का। अच्छा, अभी लिमिट कैन बी एनीथिंग, लिमिट कैन बी 6 month, 1 year, 2 year, 4 year, 5 year, 10 year, 20 year, कितना भी ईयर, अप्रोक्सीमेटली 30 years, उससे ज्यादा नहीं। तो सर आपकी गलती थी, लॉ में लिखा था 1 साल के अंदर केस करना है, जब से पेमेंट नहीं आया वहां से 1 साल के अंदर केस करना है, आपकी गलती, आपने नहीं किया। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से तो मैं आगे बढ़ता हूं।
आर यू श्योर? यस 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 यस, चलो गाइस, बहुत सही बहुत सही, यस यस यस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते अभी। तो है ना, एक दिन क्या हुआ पता है, मैंने ना उस इंसान से पूछा कि क्या ये लिमिटेशन सारे केसेस में लगता है, मतलब अगर मैं कुछ भी करूं इस दुनिया में तो क्या मेरे पे लिमिटेशन लगेगा क्या? ही सेड नो। आई वॉज लाइक मतलब? उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। तो मैंने बोला है कैसा होता है? उन्होंने बोला लिमिटेशन जो है वो खाली और खाली, लिमिटेशन जो है वो खाली एक होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। उन्होंने मुझे बोला लिमिटेशन सिर्फ सिविल केस पे लगता है, क्रिमिनल केस पे नहीं लगता। मैंने बोला क्यों? ऑलवेज यू हैव टू आस्क आंसर व्हाई, ऑलवेज यू आस्क आंसर व्हाई, क्यों? समझो, फर्स्ट ये समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल? क्रिमिनल केस मतलब ऐसा केस जिससे पूरी सोसाइटी को अफेक्ट होता है। एग्जांपल दो सर, समझो, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, चोरी, चकारी, मकारी, ये सारे केसेस के अंदर पूरी सोसाइटी को अफेक्ट होता है, विच इज कॉल्ड एज क्रिमिनल केस। सिविल केस मतलब ऐसे केस जिससे कोई भी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं होता, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट होता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पहले बताओ यहां तक ये चीज क्लियर है क्या? तो मतलब मैंने बोला सिविल केसेस मतलब ऐसे केसेस जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट होता है, क्रिमिनल केसेस मतलब ऐसे केसेस जो सोसाइटी को अफेक्ट होता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला नेक्स्ट। बोलता है देखो सिविल केसेस ना सीवियर नेचर के नहीं होते, होते हैं बट उतने सीवियर नेचर के नहीं होते क्योंकि सोसाइटी को अफेक्ट नहीं होता। तो हमारा मोटो है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बट क्रिमिनल केसेस सीवियर नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक छोटी बच्ची थी, एकदम छोटी बच्ची थी, ठीक है? वो छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी इंसान ने उस छोटी लड़की के साथ गलत किया। अब वो छोटी है, उसमें समझ तो है नहीं, ठीक है? जब वो बड़ी हुई तब उसको पता चला कि उसके साथ गलत हुआ था और उसको धीरे धीरे समझ आने लगी। पर वो डर रही थी कि अगर उसने किसी को बता दिया तो लोग क्या कहेंगे। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे समझो वो 14 इयर्स की थी जब उसके साथ गलत हुआ। नाउ व्हेन शी इज 35 इयर्स ओल्ड, 35 इयर्स ओल्ड, शी गॉट टू नो कि मेरे साथ गलत हुआ था। अगर मैं बोलूं कि लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 2 साल का था, तो जब से वो 14 थी तब से 2 साल का अगर लिमिटेशन पीरियड में लगाओ फॉर एन एग्जाम्पल, तो तुमको नहीं लगता गलत हो जाएगा? यस और नो, गलत हो जाएगा। तो लॉ बोलता है कि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें डराया, धमकाया या ऐसा कोई भी चीज करते, उसमें लिमिटेशन नहीं लगता। आप जब चाहे तब ये काम कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का 100%? सो दिस लिमिटेशन एक्ट ओनली अप्लाइज ऑन सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। पहले बताओ ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से, जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है क्या? यस 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 यस, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। चलो, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस। तो मैंने क्या पढ़ा अभी तक? मैंने क्या पढ़ा और मैंने क्या समझा? मैंने ये पढ़ा और ये समझा कि लिमिटेशन एक्ट सेज दैट एनी केस done beyond the prescribed period of time, it is the duty of court not to take such case. Is this clear? पर सर लिमिटेशन लाने का रीजन क्या है? एक चीज समझो, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि आप सोचो उतने केसेस पेंडिंग है, 300 साल लग जाएंगे इंडिया को केसेस खत्म करने के लिए। भाई कैसे खत्म होंगे केसेस? अरे हाँ या ना, केसेस कैसे खत्म होंगे? तो तब लिमिटेशन बोलता है कि जितना जल्दी हो सके आप केस कर लो,
वरना हम केस को अटेंड नहीं करेंगे, ताकि जस्टिस जो है वो जल्दी मिले। अब जितना डिनाई करते रहोगे फिर वो जस्टिस नहीं मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ताकि जितने केसेस जो एक्सपायर हो जाते हैं एटलीस्ट वो तो कम हो जाए। क्योंकि देखो कुछ कुछ आप लोगों की तरह गधे आलसी होते हैं, है ना, आप भी गधे आलसी हो। क्यों गधे आलसी हो? हमको पता है हर चीज लास्ट में करने की आदत होती है, जितना लेट हो उतना करने की आदत होती है। तब लॉ बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, केस शुड बी डन विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, मुझे ना बहुत सारे बच्चे पूछते, सर क्या सेक्शंस लर्न करना इंपॉर्टेंट है क्या? मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, हाँ 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 हाँ। अरे सर ऐसा थोड़ी है यार, सर सेक्शन क्यों लर्न करना? सेक्शन लर्न करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सीए को अपने बैलेंस शीट को टैली करना। देखो सीए ना जैसे बैलेंस शीट टैली करता है ना, LHS इक्वल टू RHS, है ना, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, वैसा हमको भी ये करना पड़ता है, सेक्शंस लिखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, हमारा काम ही कंप्लायंस का है, तो वी शुड नो ईच एंड एवरी सेक्शन। हाँ सर ऐसा हो सकता है सारे सेक्शंस याद ना रहे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो हम यहां करेंगे। क्लियर है ये चीज? सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम यहां करते हुए चलेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, परफेक्ट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिटेशन एक्ट। In limitation act we have studied that limitation, first you cannot make anything, any file beyond the time. You cannot file any case beyond the time. Second, it apply to civil cases. It applies to सिविल केसेस। क्या ये चीज क्लियर है क्या? एकदम रिलैक्स रहना, आराम से समझना, कोई घाई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन, चिल मारो और सुनो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिटेशन। The Limitation Act 1963 is based on principle जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 100%। अगर आप जितना जस्टिस को डिले करोगे जस्टिस उतना ही डिनाइड होते जाएगा। बिकॉज आप एक चीज समझो, जितना जल्दी आपको जस्टिस मिले उतना जल्दी उतना ही ज्यादा बेटर है। क्या ये चीज क्लियर है क्या एवरीवन? अब जो मैं हिंदी में समझाया उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा, लॉ की लैंग्वेज में, ध्यान से सुनना। एनी, अच्छा सेक्शन 3 है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। Section 3 of this act provide that any suit appeal application, क्या बोला है उन्होंने? Any suit appeal application if made beyond, beyond मतलब टाइम के ऊपर, if made beyond the prescribed period of limitation। अरे मेरे भाई टाइम के अंदर करना था, but now you are filing the case that is beyond the prescribed time. Now it is the duty of court not to proceed with such suit. Very very important guys, very very important what they are saying. Any suit appeal application made beyond the prescribed period, any suit appeal application made beyond the prescribed period, right? It is the duty of court not to proceed with such. Yes or no? अरे हाँ या ना? तो कोई भी इंसान या तो केस करता है या कोर्ट में एप्लीकेशन देता है या अपील करता है। इन तीनों केसेस में अगर आप बियॉन्ड द लिमिट काम करते हो तो कोई भी टाइप का आपका कोर्ट में एक्सेप्टेंस नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से हाँ या ना बता दो क्विकली एवरीवन, यस और नो। चलो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे सब लोग। यस 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 यस, ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो सो हमने लिमिटेशन में सेक्शन 3 समझा। सेक्शन 3 सेज दैट एनी सूट अपील एप्लीकेशन मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट नॉट टू टेक सच सूट। सेक्शन 3 इज मैंडेटरी। कभी भी आप पढ़ोगे, कभी भी सेक्शन 3 पढ़ना मतलब पढ़ना है। और कोर्ट
सुओ मोटो मतलब खुद से, कोर्ट खुद से ये डिसीजन ले सकता है लिमिटेशन पीरियड के बारे में। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? चलो अब एक एग्जांपल सुनते हैं, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। हुआ क्या गाइस, हुआ क्या? मान लेते हैं अगर मैं बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम गया। सर मतलब, चलो मैं मेरे एग्जांपल में ही आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं मेरे पास 1 साल का टाइम था केस फाइल करने का, और मैं 1 साल 2 महीने बाद कोर्ट जाता हूं। कोर्ट तो लात मार के निकाल देगा, बोलेगा बाय बाय, निकल, पहली फुर्सत से निकल, राइट? तो कोर्ट तो निकाल देगा। अब मान लेते हैं कोर्ट अगर मुझे एक्सेप्ट करता है, मतलब कोर्ट ये सुनता है, मैं उसको बोलता हूं कि सर मेरे को थोड़ा लेट हो गया, और कोर्ट लेट होने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करता है, और अगर कोर्ट डिसीजन देता है तो क्या वो डिसीजन वैलिड होगा या इनवैलिड? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा जल्दी। मुझे एक टाइम लिमिट दिया था, मैं उस टाइम लिमिट के ऊपर गया हूं केस फाइल करने के लिए। जनरली लॉ बोलता है यू कैन नॉट टेक द केस बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड, बट मैं लेके गया, कोर्ट ने सुना, कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या वो डिसीजन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? वैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड। वाओ, ए गधो, ऐसा नहीं ना एक वैलिड लिख रहे सब वैलिड लिख रहे। वैलिड, 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 वैलिड। वाह यार, तुम लोग पढ़ वढ़ के आए हो क्या? नाइस, नाइस, नाइस। यस बॉस, वैलिड, 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 परफेक्ट, 100% वैलिड। क्यों? मैं बताता हूं, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे उसको मामला नहीं लेना था, फिर भी उसने मामला लिया, उसको मामला नहीं लेना था फिर भी उसने मामला लिया, देयरफॉर डिसीजन ऑफ कोर्ट अलाउइंग अ सूट व्हिच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द पीरियड प्रिस्क्राइब is not vitiated, a decree passed in the time barred is not nullity. Most important guys, most important. भले ही कोर्ट ने अलाउ किया है कोई मैटर और उस पर कोई डिसीजन दिया है, वो डिसीजन नलिटी नहीं माना जाएगा, वो डिसीजन एक्सेप्टेड माना जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या गाइस? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो यार, हम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते, कोर्ट कोर्ट है यार, इज गोइंग टू गिव अस जस्टिस, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट। नाउ अगेन इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, राइट? बट इफ कोर्ट एक्सेप्ट्स एंड इफ कोर्ट गिव्स डिसीजन, दैट इज टोटली फाइन। एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, परफेक्ट। अच्छा, ये स्टैट्यूट आया क्यों था? अच्छा, स्टैट्यूट मतलब लॉ, हाँ, स्टैट्यूट मतलब लॉ, एक्ट। ये एक्ट क्यों आया गया था? दिस एक्ट इज टू लिमिट द नंबर ऑफ केसेस। याद है आपको मैंने बताया था 300 साल लग जाएंगे, हम चाहते हैं कि केस थोड़े कम हो, तो इस एक्ट का मेन काम था कि वो सारी की सारी चीजों को लिमिट करे बाय लिमिटिंग एट लीस्ट दोस which become stale by crossing the limit। इन्होंने क्या बोला, हम सबको लिमिट तो नहीं लगा सकते, बट एटलीस्ट उन केस को लिमिट लगा सकते हैं जो स्टेल हो चुके, स्टेल मतलब एक्सपायर, खराब हो चुके, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, एक लिमिट के अंदर आना था, लिमिट के बाद वो केसेस एक्सपायर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट उस पर तो लिमिट लग जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? आर यू श्योर? चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? यस और नो, क्विकली। यस 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 यस। चलो, ओके। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गिवन देयर CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, या उन्होंने पढ़ा है या उन्होंने दिया हुआ है? कोई है यहाँ पे जिन्होंने ग्रुप 1 पहले दिया हुआ है या कहीं से पढ़ा हुआ है या कुछ भी? नो 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 नो। ओके ओके, ठीक है, मतलब ये सब आपका फर्स्ट टाइम है, राइट?
चलो परफेक्ट, नो प्रॉब्लम गाइस। ओके ठीक है, चलो समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक स्टोरी बताता हूं ताकि हम इसको और अच्छे से समझे। ठीक है, अभी प्लीज मेरे ड्राइंग को जज मत करना गाइस। ये जेविन है और ये जेविन की एक्स है। ठीक है, कैसा एक्स वगैरह लूंगा ना तो इंटरेस्ट बना रहेगा आप लोगों का, है क्योंकि आपको इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। ठीक है, तो एक जेविन की एक्स है, बराबर है। अभी मैंने मेरी एक्स को एक सेकेंड ना, हाँ चलो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, मेरी एक्स ने मुझसे पैसे मांगे। ठीक है, मान लेते हैं मेरी एक्स ने मुझसे पैसे मांगे। अब देखो, पहली बात तो एक्स को पैसे देना ये सबसे बड़ा मूर्खता का काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम गिविंग मनी टू माई एक्स, इससे बड़ा स्टूपिड चीज कोई नहीं है। बट पुरानी बातों को याद ना करते हुए मैंने एक अच्छे मन से उसको पैसे दिए, सो मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए। कितना रुपया दिया? 5 लाख रुपया दिया। मेरी एक्स ने मुझे बोला कि वो मुझे ये 5 लाख रुपया लौटा देगी। मेरे को कोई उम्मीद नहीं था क्योंकि वो मेरी एक्स है, वो अपने वर्ड्स पे कभी नहीं रहती। आई मीन टू से, ये ट्रांजैक्शंस के लिए गलत मत लेना। तो मेरी एक्स को मैंने बोला कि तू मुझे पैसा 1 साल के अंदर लौटा देना। ठीक है, अब आपको तो पता है एक्स कभी पैसा लौटाएगी नहीं। लॉ बोलता है अगर कोई इंसान पैसा नहीं लौटाता तो विद इन 6 मंथ्स आपको केस करना होता है। कितने टाइम में करना होता है? विद इन 6 मंथ्स। मैंने मेरी एक्स को 20 जून 2025 में पैसा दिया। ठीक है, मान लेते हैं मैंने मेरी एक्स को 20 जून 2025 में पैसा दिया। मेरी एक्स ने बोला मैं 1 साल में लौटा दूंगी, विच इज 20 जून 2026। अगर वो नहीं लौटा पाती तो मुझे 6 महीनों में केस करना पड़ेगा। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, ओके परफेक्ट। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लेते हैं एज एक्सपेक्टेड 1 साल बाद मेरी एक्स ने मुझे पैसा नहीं लौटाया और अब मेरा काम था उस पर केस करने का। वो मुझे बोल रही थी जा मैं तुझे पैसा नहीं लौटाती, जो करना है कर ले। तो मैंने उसको बोला मैं तेरे पे केस कर दूंगा। फिर उसका रोना धोना शुरू, अरे यार ऐसा मत कर, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, 2 महीना दे दे, मैं 2 महीने में पैसा लौटा दूंगी। मैंने बोला चल ठीक है, तुझे 2 महीना दिया, है ना। इंसानियत के नाते हमें लोगों का अच्छा सोचना चाहिए, तो मैंने उसका सोचा, मैंने बोला 2 महीना ले ले। अब 2 महीने के बाद उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए, तो मैंने उसको बोला पैसे चाहिए। उसने बोला देख थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा वैसा, मम्मी कसम मैं तुझे 2 महीने बाद लौटा दूंगी। मैंने बोला चलो ठीक है, और 2 महीने वेट कर लेता हूं, है ना। फिर 2 महीने बाद मैं वापस गया, मैंने बोला पैसा चाहिए। मुझे बोलते अरे यार सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये वो, तेरी कसम। मैंने बोला मेरी कसम मत खा भाई, मेरे को नहीं मारना, तेरे घर वालों को मार, उनका कसम खा, है ना। पप्पा भाई बहन चाचा चाची मामा मामी सबका कसम खा। उसने बोला मैं पक्का 2 महीने बाद लौटा दूंगी। मैंने बोला देख तो 2 महीने बाद नहीं लौटाई तो उसके अंदर मैं तेरे पे केस कर दूंगा। उसने और 2 महीने का 3 महीना ले लिया और उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए, जिसके वजह से मेरा 6 महीना एक्सीड हो गया। एंड लॉ सेज नाउ आई कैन नॉट फाइल अ केस। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से यस और नो, यहां तक क्लियर है क्या एवरीवन? फटाफट फटाफट मैसेज भेजेंगे सब लोग। यस 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 यस, ओके ओके, चलो मतलब सबको समझ रहा है, गुड। अभी मैं कोर्ट गया गाइस, मैं कोर्ट गया, मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ अरे जज साहब मेरे को मेरा पैसा चाहिए। कोर्ट बोलता है अरे बेशरम लॉयर हो क्या, अक्कल नहीं है तेरे को, कि आफ्टर लिमिटेशन पीरियड ऑफ टाइम, जेविन सर ने सिखाया है। क्या सिखाया है? सेक्शन 3 बोलता है कि एनी सूट अपील एप्लीकेशन मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट नॉट टू एंटरटेन सच सूट। तो मैं नहीं करूंगा एंटरटेन। मैंने बोला लग गए, मेरा पढ़ाया हुआ मेरे पे ही भारी हुआ, और मेरी एक्स भी पढ़ रही थी, राइट। मतलब आप समझो मेरी एक्स ने मेरे लेक्चर चुप चुप के देखे थे, यूट्यूब से लेक्चर सुने थे मेरे, घर बैठ के वो यही सब करती थी, तो उसने सब सीख लिया।
मैंने बोला अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ऑब्वियसली 7 महीना हो गया था, केस नहीं कर सकता क्योंकि 6 महीने का लिमिटेशन था, मेरे लग गए। मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जुगाड़। मैंने भी वही किया जो उसने किया, सिंपैथी गेन करना। मैं गया, रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला ऐसा, आपको पता है ऐसा, आपको कभी कभी रोना नहीं आता तो पता है आप ऐसा नाक को ऐसे करते हो कि लोगों को लगता है ओ माय गॉड ये बेचारा रो रहा है या रो रही है, कुछ नहीं हुआ रहता आपको। मैंने सेम किया, थोड़े 2-4 आंसू बहाए, दो इधर से दो इधर से। मैंने बोला यार पैसा दे दे यार प्लीज यार, ऐसे मत कर यार, ऐसे क्या कर दिया यार तू, पैसा दे दे यार, मैं गरीब हूँ, ये वो सब बोला। बेचारी मान गई, और मान के मेरी एक्स ने मेरे को पैसा दिया, पूरा 5 लाख रुपया। जैसे ही पैसे आए मैंने बोला थैंक यू भाई, मेरा काम हो गया, अब एकदम मजे। अब जैसे ही पैसे आए मैंने बोला अब तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। अब मेरी एक्स को आया गुस्सा, और उसने सोचा साला पैसा लेके चला गया ये आदमी, तो पूरा का पूरा पैसा लेके चला गया। अब उसको आया गुस्सा, और उस एक्स ने सीधा केस कर दिया मेरे पे कोर्ट में जाकर, और बोलता है ये आदमी मेरे से 5 लाख रुपए लेके गया, इसने मेरे से 5 लाख रुपए लिए, जबकि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका था और इसने 5 लाख रुपए लिए। तब कोर्ट ने उसको सिखाया, बोला देख, इसके लिए बोलते जेविन सर के आधे लेक्चर में मत बैठो, पूरे लेक्चर में बैठो। तब कोर्ट ने उसको बोला कि सुन, उसी सेक्शन 3 के अंदर नीचे लिखा हुआ है कोर्ट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। उसका मतलब यह है कि भले ही कोर्ट ने आपको केस करने से मना किया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका राइट नहीं है। यू स्टिल हैव अ राइट टू टेक बैक द मनी। Jevin have taken the money, you have paid the money voluntarily, so now you cannot file a case against Jevin। फटाक से बताओ समझा कि नहीं समझा, जल्दी से, जल्दी से। हिंदी समझा क्या आप लोगों को, जल्दी। Did you guys understood the topic? तो कभी आपको ऐसा के एक्स से पैसा लेने की इच्छा हो, यू कैन प्लीज कॉन्टेक्ट अस, प्रोविंग्स विल हेल्प यू फॉर सच थिंग्स। समझा, जल्दी बताओ। यस यस यस। अभी जो मैंने हिंदी में बोला उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, आ जाओ गाइस। However, the law of limitation bars the remedy। अच्छा, बार मतलब वो वाला बार नहीं, बार मतलब रोकना, क्लियर है, टू स्टॉप। क्या बोला है, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली व्हेन द पीरियड हैव एक्सपायर्ड। अच्छा, एक बार पीरियड एक्सपायर हो गया, वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लेते 6 महीने में केस करना था, मैंने केस नहीं किया, मैंने केस नहीं किया, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा गाइस। क्या ये चीज क्लियर है क्या? बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। तो लॉ बोलता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। आपका राइट कहीं नहीं जाता, आपको आपका राइट मिलता है। बोलते 10 इट सॉरी 10 if claim is satisfied outside the court, if claim is satisfied outside the court of law after the expiry period of limitation, it is not illegal। तो मैंने मेरी एक से पैसा ले लिया, मुझे मेरा पैसा मिल गया, अब तू कुछ भी कर, मेरे को मेरा पैसा मिल गया है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। और इसका एक केस लॉ है जिसका नाम है बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जल्दी से बताओ, क्या ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस। क्या आपको सेक्शन 3 मक्खन है क्या? क्या आपको सेक्शन 3 मक्खन है क्या? देखो, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया सर आपने हमको? मैंने आपको क्या बताया कि सेक्शन लर्न करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सीए को टैली करना। तो फर्स्ट सेक्शन नंबर 3 हमने समझा, दैट इज बार ऑन लिमिटेशन। क्या बोला है? कोई भी इंसान, एनी सूट अपील एप्लीकेशन मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद सच सूट। क्यों सर? ताकि जितने भी केसेस है वो फट फट सॉर्ट हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? सर, क्या ये लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल पे लगता है क्या? नहीं, ये सिर्फ सिविल पे लगता है। नेक्स्ट सर, अगर
कोर्ट चाहे तो वो मामला लेकर क्या वो उसके ऊपर जजमेंट दे सकती है और क्या उसको वैलिड मानेंगे? द आंसर इज यस। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेक्शन 4, दैट इज बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में क्या हुआ था? लॉ बोलता है, क्या बोलता है लॉ? लिमिटेशन, क्या बोलता है लॉ? लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से। यस 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 यस, वेरी गुड। ठीक है गाइस, कैसा लग रहा है आपको एग्जीक्यूटिव में आके? मतलब अभी ये टाइम नहीं है पूछने का क्योंकि अभी तो तुम्हारा स्टार्टिंग है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे मजा आएगा आपको शायद। मतलब हाँ सॉरी, सी एस डबल टी का वो एक एरा अलग होता है ना? मतलब आई नो आप लोगों ने सी एस डबल टी दिया है ना? कुछ कुछ लोग ग्रेजुएट भी होंगे, कुछ कुछ सी एस डबल टी होंगे, बट कुछ कुछ लोगों ने तो सी एस डबल टी से हंसते खेलते दिया होगा, है ना? और आप सब पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। सी एस डबल टी का रिजल्ट आता है, सी एस ई टी का रिजल्ट आता है। एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बट टेंशन नहीं है, प्रोविंग्स में ये भी सॉर्ट हो जाएगा, तो वो तो दिक्कत है नहीं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? एक सेकेंड ना, ओइला, एक ही सेकेंड ना, जरा सा मेरा नाम जो है वो सागर मदन सर का नाम है, तो इसको मैं जरा सा चेंज करना चाहूंगा। अब मुझे पता नहीं कैसे होता है बट ठीक है, चलो गाइस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे क्या? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे क्या? यस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the decision of court allowing a suit which has been instituted after the period prescribed is not vitiated। क्या तुम्हें याद है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, क्या तुम्हें याद है क्या? हाँ सर याद है। क्या बोला है कि कोर्ट का डिसीजन सूट को अलाउ करना बियॉन्ड द टाइम is not vitiated? The answer is yes, it is not vitiated and not void because कोर्ट चाहे तो ये काम कर सकता है। Section 3 limitation provides that any suit, appeal or application if made beyond the prescribed period of limitation, guys ये कोर्ट का ड्यूटी है not to proceed with such suit। पर अगर, अच्छा, section 3 is mandatory but the court suo moto take a note of limitation, वो खुद से डिसाइड कर सकता है और the effect of section 3 is not deprived by the court of its jurisdiction and therefore decision of court allowing a suit which has been instituted after period is not vitiated। उसको गलत नहीं मानेंगे। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, सेक्शन नंबर 3 क्लियर है क्या? देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले बताओ क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस 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 यस, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट आ जाओ। संजय इंस्टीट्यूटेड अ सूट अगेंस्ट मनोज। अभी संजय ने क्या किया है? केस फाइल किया है किसके अगेंस्ट? मनोज के अगेंस्ट, बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम। अभी जो टाइम दिया था उसके ऊपर, मान लेते 2 साल में केस करना था, आपने 2 साल के बाद क्या किया है? केस फाइल किया है। मनोज डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन, मनोज ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया एंड द सूट वाज बियॉन्ड द लिमिटेशन। प्लस सिविल कोर्ट ने अलाउ भी किया और डिक्री भी पास किया, डिसीजन भी दिया, सब कुछ किया। क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, वैलिड है या इनवैलिड है? क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है क्या बियॉन्ड द टाइम जाके? क्या कोर्ट हियरिंग का डिसीजन दे सकता है क्या? जल्दी बताओ, वैलिड है या इनवैलिड है वो बताओ जल्दी। इज इट वैलिड और इनवैलिड? यस, वैलिड और इनवैलिड, जल्दी से एक बार रीड कर लो। बताओ।
ओके, ठीक है। और डिक्री पास्ट इन सच टाइम बार्ड वुड नॉट बी इनवैलिड, ये इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? आर यू श्योर? अच्छा, अभी ना ये क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो और देखो क्या ये मेरी एक्स की स्टोरी की तरह नहीं लग रहा? इसको रीड करो एक बार। यस, बताओ क्या लग रहा है? सुना सुना सा लग रहा है ये स्टोरी। देखो क्या हुआ था, हाँ, यस, क्या हुआ था स्टोरी में? ए फाइल्ड, सॉरी, ए फेल्ड टू फाइल अ सूट विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो अभी ए क्या हो गया, फेल हो गया सूट फाइल करने के लिए अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ लोन ऑफ 1 लाख रुपए, है ना, विच इज एडवांस बाय बी। नाउ बी बीइंग इग्नोरेंट टू द फैक्ट दैट द सूट हैज गॉन टाइम बार्ड, बी ने पेमेंट कर दिया ए को। तो मतलब बी भी कितना गधा है, पेमेंट कर दिया ए को। बी सेम इज लाइक माई एक्स, यस। When B came to know about the fact, he started proceeding for recovering of money, है ना? क्या वो सक्सीड हो पाएगा, हाँ या ना? बताओ। बताओ क्या वो सक्सीड हो पाएगा क्या? यस और नो? क्या बी सक्सीड हो पाएगा क्या? नो, 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 ऑब्वियसली द आंसर इज नो। व्हाई? यस, 100% द आंसर इज नो। व्हाई? देखो, ए ने केस फाइल किया था बी पे, ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि बियॉन्ड टाइम हो गया है और उस बेचारे ने पैसे दे दिए, ठीक है। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट इक्विटी हेल्प्स द डेलीगेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। अभी वो जो भी इक्विटी बेस पे है उस बेस पे क्या करता है, वो मदद करता है। प्लस उन्होंने क्या बोला है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी ओनली एंड हैज एक्सपायर्ड बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। ये आपका राइट ब्रीच नहीं करता बट आपका रेमेडी ब्रीच करता है। इफ अ टाइम बार्ड डेट इज सेटल, sorry, a time barred debt is settled outside the court, it is not a illegal part। तो क्या बोला है कि भाई अगर आपने आउटसाइड कोर्ट कोई भी चीज सेटल कर दी है तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। इफ डेटर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ टाइम कैन नॉट स्यू हिम, यस, वो कभी भी स्यू नहीं कर सकता बिकॉज ये सेटलमेंट हो चुका है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। यस, बोलो आगे बढ़े क्या? जल्दी बताओ आगे बढ़े क्या? यस, समझा, आगे बढ़े, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने जिंदगी में कभी बहाना दिया है क्या? जल्दी बताओ, जिंदगी में कभी बहाना दिया है क्या तुमने? स्कूल में, या कभी बहाना दिया है क्लास में, लेट पहुंचे हो तो कोई बहाना दिया है क्या? क्या बहाना दिया है? सर लेट हो गया, रिक्शा लेट था, ट्रेन लेट था,
ट्रैफिक था, ये था, वो था, है ना। पर पता है आपको स्कूल के अंदर आपको रीजन देना पड़ता था कि आप क्यों नहीं आए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग स्कूल में थे तो आपको पता है आपको एक रीजन देना पड़ता था कि हम स्कूल क्यों नहीं आए। तो एक दिन पहले वो लोग क्या करते थे पता है, एक दिन पहले आपको पूरा रीजन बनाना पड़ता था और वो भी आपके कैलेंडर में लिखना पड़ता था और वो कैलेंडर दूसरे दिन बताना पड़ता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अगर किसी मासी, मामा, चाची, चाचा, कोई किसी भी रिलेटिव की शादी होती थी तो हम लोग नहीं जाते थे, है ना। और हमारी मम्मी क्या करती थी पता है, एक फेक सर्टिफिकेट बनवा लेती थी, जो नीचे कोई भी केमिस्ट वगैरह होता था ना, या जो भी डॉक्टर होते छोटे मोटे क्लिनिक वाले, उनसे एक फेक 50 रुपए का रिसीट बनवाना कि भाई मेरा बेटा बीमार था, और वो जाके दे देते थे, है ना। और हमको भी पता था, स्कूल वाले को भी पता था झूठ है, बट वो लोग क्या करते थे कि कुछ नहीं से तो कुछ तो सही, ऐसा करके रख देते थे। और अभी कैसा होता था, पेरेंट्स ने साइन किया मतलब सच ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, सफिशिएंट कॉज ढूंढते थे, कोई ना कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज, क्या, कि भाई जिससे सामने वाला मान ले कि हमसे गलती हुई है, या हम लेट हुए हैं, या हम नहीं आ पाए, या जो भी रीजन था, उसके लिए हम लोग क्या करते, बहाना देते। पर वो बहाना ऐसा होना चाहिए जो सफिशिएंट होना चाहिए। अरे हाँ या ना। अच्छा, अभी मालूम कभी कभी क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे स्कूल के टाइम पे ऐसा होता था कि हम अगर नहीं आ रहे या लेट आ रहे या ऐसा कुछ भी होता था, तो है ना, अगर हम बुक, कुछ भी रीजन होता था ना, तो हमको है ना टीचर बाहर निकाल देते थे। और ना हमारे स्कूल में एक पीटी का सर होता था, पीटी होता है ना, पीटी पीई जो भी बोलते हैं उसको, ऐसा फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह, उसका सर होता था एक खड़ूस, एकदम खड़ूस भाई, खतरनाक खड़ूस, शक्ल पे देख के लगता था कि अभी मारेगा ये पकड़ के, इतना खड़ूस। ठीक है, तो वो जो पीटी का सर है ना, वो ऐसे खुन्नस से दिखता था ना। और है ना, अगर कोई नहीं आएगा ना तो पूछता था कल क्यों नहीं आया आप, जूते पॉलिश क्यों नहीं है, ये नहीं है। तो बच्चे ना बेचारे, लड़के लोग बेचारे ऐसे बोलते थे, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा। लड़कियां खाली बोलती थी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई साहब, अरे 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 क्या हो गया आपको, ऐसा वैसा। और लड़के बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, बोलते चल बे झूठे। अच्छा, हाथ फ्रैक्चर है दिख रहा है, फिर भी बोलते अरे तो क्या हो गया, पैर तो चल रहे थे ना, आना चाहिए था ना, ऐसा। तुमको नहीं लगता यहाँ पर जो सफिशिएंट कॉज है वो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि उनको पहले से पता है कि लड़के लोग होते ही हरामी है, वो लोग ऐसी झूठी बोलने वाले, पर लड़कियां शायद सच बोले। तो ये पीटी टीचर को है ना, स्कूल में दो लोगों पे पूरा भरोसा होता था, एक गर्ल्स और दूसरी इंग्लिश की मैम। हमेशा उनको लगता था उनकी दोनों की बातें सही है ना। तो सेम स्कूल का रूल अप्लाई होता है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज सेक्शन नंबर 5, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट मतलब वैलिड रीजन, सफिशिएंट मतलब वैलिड, मैं सफिशिएंट हूं मतलब, नहीं क्या हम ऐसा बोलते हैं ना कि दिस इज सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, ऐसा। तो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। तो एक चीज समझो, मान लेते हैं आप लोग प्रिस्क्राइब पीरियड के टाइम में नहीं जा पाए, आप उस टाइम में नहीं जा पाए, क्लियर है। तो अगर आप उस टाइम में नहीं जा पाए तो क्या रीजन था आपका नहीं जाने का, है ना, क्यों आप लेट आए, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है सफिशिएंट कॉज में। कहां लिखी हुई होती है, सफिशिएंट कॉज में, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। ठीक है, चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 5 अलाउज द एक्सटेंशन of prescribed period in certain cases on sufficient cause being shown for delay। आप उसको एक वैलिड रीजन बताओ कि आपको क्यों डिले हुआ है, इट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। अच्छा, एक जादू दिखाओ क्या, ये अदिति बेचारी लेफ्ट हो रही है, ज्वाइन हो रही है, लेफ्ट हो रही है, ज्वाइन हो रही है, क्या हो गया अदिति, आपको आपका सिस्टम इशू है क्या? चलो बाकी के गधों ध्यान दो। अच्छा, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एनी अपील एंड एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है क्या, यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है क्या, क्या लग रहा है छोटा छोटा सा? सर यहाँ पर सिर्फ अपील एंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, प्लेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सो सेक्शन 5 जो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज है, जो वैलिड रीजन या वैलिड कॉज है, या जो सफिशिएंट चीज है, वो सिर्फ अप्लाई होगी अपील एंड एप्लीकेशन, और किस पे अप्लाई नहीं होगी, सूट पे अप्लाई नहीं होगी। क्या बोला है, सेक्शन 5 प्रोवाइड दैट अपील और एप्लीकेशन may be admitted after prescribed period
दैट सेटिस्फाई द कोड दैट ही हैव सफिशिएंट कॉज। अगर कोड सेटिस्फाई है कि सफिशिएंट कॉज था तो ये अप्लाई होगा। सर why this is only applicable on appeal and application and why not suit? लॉजिक समझो। सूट का जो टाइम होता है ना, केस फाइल करने का जो टाइम होता है ना, वो 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में होता है। मतलब आप 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में तक केस फाइल कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे केस मान लेते हैं 6 महीने में नहीं नहीं नहीं, आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मान लेते हैं मुझे 6 साल में केस सॉल्व करना है या 6 साल के अंदर कंप्लेन करना है, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 साल मैंने अगर आपको दिए हैं तो उससे ज्यादा क्या सफिशिएंट कॉस्ट चाहिए आपको? अरे पागल हो गया आप, 6 साल के बाद आपको क्या सफिशिएंट कॉस्ट चाहिए? सो 3 साल से लेकर 12 साल तक का सूट का टाइम होता है, बट अपील और एप्लीकेशन का टाइम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होता है। इसके वजह से हम लोग कभी भी अपील और एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट कॉज देते हैं, बट सूट को सफिशिएंट कॉज नहीं देते हैं। जल्दी से बताओ क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी। जल्दी क्या यहां तक समझा क्या? चलो स्टूडेंट्स फटाफट रिप्लाई। ओके चलो समझा। ओके भाई बाकी लोग सो तो नहीं रहे ना? इतने सारे बच्चे थे, फटाफट फटाफट से टेक्स्ट करो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप सो नहीं रहे हो। देखो इट्स 3:45 है ना, 2 बजे आपने मस्त ठूसा होगा पेट भर के, अब आपको आ रहा है एकदम नींद, ऊपर से आप 2 घंटा मेरी शक्ल देखोगे तो आपको और नींद आएगा। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या सब लोग जाग रहे हो क्या? फटाक से गुड मॉर्निंग यस जो भी है लिखो, गुड मॉर्निंग। ठीक है लिखो लिखो बाकी के बच्चे लोग। माय गॉड जाग रहे सब। चलो गुड। हमारे बैच में अनुपमा भी है। ओ माय गॉड, देखते थे कि नहीं आप अनुपमा सीरियल? ओके चलो सब जाग रहे, चलो हाश जाग तो रहे हो तुम सब लोग, ठीक है चलो ध्यान देना। नेक्स्ट इट्स कोट डिस्क्रिशन। अभी डिस्क्रिशन मतलब पावर टू चूज। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिशन गाइस? पावर टू चूज। एग्जांपल देता हूं मैं एकदम मस्त वाला। मान लेते हैं मैंने पासपोर्ट ऑफिस को डिस्क्रिशन दिया है। डिस्क्रिशन मतलब पावर टू चूज। आपके पास पावर है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। एग्जांपल दो सर, पासपोर्ट ऑफिस को मैंने पावर दिया है, आप चाहो तो पासपोर्ट दे सकते हो, आप चाहो तो पासपोर्ट रिजेक्ट कर सकते हो। ये पूरा पावर मैंने किसको दिया है? यस पासपोर्ट ऑफिस को। तो पासपोर्ट ऑफिस के पास है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब पावर टू चूज। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो पासपोर्ट ऑफिस डिसाइड करेगा देना है या नहीं। वैसे ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि सफिशिएंट कॉज देना है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है देना है तो देगा, अगर लगता है नहीं देना है तो नहीं देगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, छेती छेती बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यस 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 ओके चलो। अब देखो आपको इन्हें एक पूरी लिस्ट दी गई है। आपको क्या दी गई है? पूरी लिस्ट दी गई है। किस चीज की लिस्ट दी गई है सर? आपको पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है क्या क्या सफिशिएंट कॉज है और क्या क्या सफिशिएंट कॉज नहीं है। हम आराम से पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। आ जाओ चलो।
शुड वी स्टार्ट गाइस? यस। सबसे पहला, imprisonment of the party और सीरियस इलनेस। या तो आप imprisonment में हो या तो आप सीरियसली इल हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय imprisonment? imprisonment मतलब जेल। मान लेते हैं आप केस के बाद जेल चले गए और आपके पास टाइम नहीं मिला उसको अपील करने का या एप्लीकेशन देने का। इस केस में आप जितने भी दिन जेल में रहोगे उतने दिन सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। एग्जाम्पल दो सर। चलो, 24 अप्रैल मैं जेल में था, मैं जेल में गया। 24 है, ये 29 नहीं है, ठीक है। यहां से मेरा जजमेंट, एक सेकंड रुको रुको रुको, सॉरी 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 सॉरी। अरे यार ये क्या हो रहा है यार। ठीक है, 20 जून को जजमेंट आया। 20 जून से 20 डेज के अंदर अपने को अपील करना था। कितने डेज में अपील करना था? 20 डेज में अपील करना था। पर मैं 20 जून को 60 डेज के लिए जेल चला गया, इंप्रिजनमेंट हो गया। तो ये 60 डेज एज अ कंडोनेशन फॉर डिले काम करेगा। ये 60 डेज एज अ कंडोनेशन फॉर डिले काम करेगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का जल्दी से बताओ, क्या ये चीज क्लियर है क्या? एक ही सेकेंड ना गाइस, एक ही सेकेंड। बस एक ही सेकेंड रुकोगे? एक्चुअली थोड़ा पेन का चार्जिंग खत्म हो गया है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट समझा क्या? जल्दी बताओ। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट दो टाइप का होता है। पहला होता है रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट और सेकंड होता है हमारा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट के अंदर आपको हार्ड वर्क, हार्ड लेबर वर्क करवाते हैं। रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट के अंदर आपको हार्ड लेबर वर्क करवाते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर आपको कम लेबर वर्क करवाते। कोई गया है कभी जेल वेल गया है? कोई आप लोग में से कोई जेल गया है कभी? एक बार ऐसा कुछ, कोई जेल गया है? जेल, यस। ऐसा क्या कर रहे थे तुम लोग? मैं जेल जाके आया हूँ इसके लिए पूछो। अरे मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई, वो इंडस्ट्रियल विजिट था मेरा। हाँ, वरना तुम सोचोगे कैसा प्रोफेसर है जेल जाके आया। नहीं नहीं भाई, हमारा इंडस्ट्रियल विजिट था, तब हम लोग जेल गए थे। अरे बेस्ट, मजा आ गया, मजा आ गया। 1600 रुपया भरने का, मस्त 2 दिन रहने का, खाया पिया मस्त, अच्छा खाना था। मतलब हम लोगों के लिए अच्छा खाना था, जेलर लोग के लिए अच्छा खाना नहीं था, बट मस्त था एकदम। एक ही प्रॉब्लम था, फैन वैन नहीं था वहां पे, फैन नहीं था, लाइट बहुत डिम होती है और बहुत मजा नहीं आया। बट यस, इफ यू वांट टू विजिट यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, यू कैन जस्ट टेक्स्ट टू प्रोविंग्स, हम आपको अरेंज करवा के दे देंगे। सो अगर आप क्या हो, इम्प्रिजेंट हो, अगर आप क्या हो, इम्प्रिजेंट हो, तो उस केस के अंदर भी आप कंडोनेशन ऑफ डिले ले सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि अगर सीरियस इलनेस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस इलनेस? सीरियस इलनेस मतलब ऐसा नहीं कि तुमको बुखार है, तुम ऐसा कोर्ट में जाके जज को बोल रहे हो, जज हाथ लगा के देखो देखो थोड़ा बुखार है, उसको सीरियस इलनेस नहीं बोलते गाइस। सीरियस इलनेस मतलब जो जेन्युइनली सीरियस इलनेस होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप आईसीयू में एडमिट हो, दैट इज अ सीरियस इलनेस। आप पैरालाइज्ड हो, दैट इज अ सीरियस इलनेस। आप फ्रैक्चर्ड हो पैरों से, दैट इज अ सीरियस इलनेस। या अगर आप बोलते हैं ना कोई सीवियर नेचर का बीमारी है, तो दैट इज अ सीरियस इलनेस। ऐसा नहीं कि बुखार आ रहा था, क्रोसिन खाया, बुखार नहीं उतर रहा है, सीरियस इलनेस, ये सब चीजें नहीं होती। क्या ये चीज क्लियर है क्या? का तो दो चीज अभी तक हमने देखी है, दैट इज योर इम्प्रिजनमेंट एंड सीरियस इलनेस। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? तो इम्प्रिजनमेंट और सीरियस इलनेस, यहां तक कोई डाउट? ये दोनों चीजें कंडोनेशन ऑफ डिले में काम आ सकती है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? एलमेंट ऑफ फादर। एलमेंट ऑफ फादर मतलब फादर बीमार है। एलमेंट ऑफ फादर मतलब
फादर क्या है, बीमार है। अगर फादर बीमार है और फादर एक इकलौते ऐसे इंसान है जो अर्निंग पर्सन है तुम्हारे घर में, क्लियर है, और तुमको उसके पीछे उनकी सारी चीजें करनी पड़ती है, देन दैट कैन बी अ सफिशिएंट कॉज। अभी देखो यहां पर कैसा है पता है क्या, इन्होंने लास्ट में ना एक शब्द दे दिया है जिसको बोला है जेन्यून केस। अभी मान लेते हैं मेरे घर पे ना फादर है, बरोबर है। अब मेरे जो फादर है ना वो फॉर एन एग्जाम्पल बहुत बीमार है, बट मेरे घर पे ना उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो मुझे सारा काम करना पड़ता है, मुझे जॉब जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, तो इस केस में आप सफिशिएंट कॉज मांग सकते हो। पर अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके फादर है और जिसके साथ 10 से 15 लोग और है घर पे जो उनको संभाल सकते हैं, सो दैट इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। क्या ये चीज क्लियर है क्या? अब एक स्टूडेंट मुझे पूछती है कि सर फादर ही क्यों है, मदर क्यों नहीं है, मदर नहीं हो सकती क्या? तो देखो लॉजिक समझो, पुराने जमाने में मेंस को थोड़ा ज्यादा इज्जत दिया जाता था, तो अब इस पे लड़कियां बोलेगी हाँ ना सर इसके लिए ये है वो है, तो देखो इस जमाने में आपको थोड़ा ज्यादा इज्जत मिल रहा है जो कि अच्छी बात है, बट इज्जत थोड़ा ज्यादा हो गया जिससे लड़कियां उस चीजों का गलत इस्तेमाल कर रही है, दैट इज प्रॉब्लम। सी वी शुड रिस्पेक्ट वुमन, दैट इज फाइन, बट वुमन शुड नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ दैट थिंग। सिंपल एग्जांपल, यू नो पॉश एक्ट, Prevention of Sexual Harassment Act. Some women, I'm saying some, not all, some women are taking wrong benefits or what I can say, फायदा उठा रहे हैं वो लोग उस चीज का, जो कि बहुत बहुत गलत है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? बट रियल लॉजिक यही है कि पहले के टाइम में फादर जो थे वो वर्किंग पर्सन थे, तो उनके पीछे लड़के को सारा काम करना पड़ता था। दिस कैन बी अ ट्रू 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 रीजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से यस और नो टाइप करो क्विकली। जल्दी जल्दी सब लोग यस टाइप करेंगे। चलो परफेक्ट। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? ओ गधो उठ जाओ। चलो शुड वी स्टार्ट? यस। नेक्स्ट, टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री फॉर अपील एंड एप्लीकेशन। अभी मेरी बात को ना एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना गाइस। अभी मुझे एक बात बताओ, अच्छा सबसे पहले तो अपील, एप्लीकेशन और सूट में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। मैंने मर्डर किया, मैंने क्या किया? मैंने मर्डर किया। मैंने मर्डर करने के बाद, अच्छा चलो एग्जांपल लेता हूं, मैंने मेरी एक्स के न्यू बॉयफ्रेंड का मर्डर किया, मैंने मेरी एक्स के न्यू बॉयफ्रेंड का मर्डर किया। गाइस मैं ये जो भी एक्स का एग्जांपल, नेक्स्ट का एग्जांपल, करंट का एग्जांपल देता हूं, ये सब काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। गधो कहीं मेरा नाम किसी के साथ जोड़ मत देना, अंडरस्टैंड? ओके गुड। मान लेते हैं मेरी एक्स है, मैंने उसके नए बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया क्योंकि अब मेरे को दिक्कत होने लग गई थी। तो एक्स को इतना बुरा लग गया कि एक्स ने मेरे पे केस फाइल किया। क्या फाइल किया? केस फाइल किया। दैट इज कॉल्ड एज टू फाइल अ सूट, दैट इज कॉल्ड एज टू फाइल अ सूट। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया, समझो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यस जेविन ने मर्डर किया है और ये गलत है, एग्जाम्पल है। अब मैं उस डिसीजन से खुश नहीं हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपील करूं। अपील मतलब हायर कोर्ट में लेके जाऊं। सो मैंने अपील किया। सो क्या सूट और अपील क्लियर है क्या? सो सूट और अपील दोनों क्लियर है क्या? पक्का? सो दिस इज कॉल्ड एज सूट एंड अपील। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा उसके बाद नेक्स्ट सीन क्या था? नेक्स्ट सीन ये था कि मान लेते हो अभी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खत्म हो गया, अभी हम लोग कहां पर आए? हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में आने के बाद क्या हुआ पता है क्या? हाई कोर्ट के अंदर आने के बाद अब जिस दिन जज ने मुझे और मेरी एक्स को बुलाया था केस के लिए, उस दिन मैं कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया कोर्ट। क्या चीज क्लियर है क्या? कोई भी रीजन था जिसकी वजह से मैं कोर्ट नहीं आ पाया। अब जब मैं कोर्ट नहीं आ पाया तो लफड़ा क्या हुआ मालूम है तुम लोगों को? मैं कोर्ट नहीं आ पाया और इसके वजह से कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर सुनाया। अभी एक्स पार्टी ऑर्डर और मेरी एक्स से कोई लेना देना नहीं है। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब जब प्लेंटिफ, केस करने वाला
आता है और डिफेंडेंट जिस पे केस हुआ है वो नहीं आता, तो इस केस में कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर मतलब एक ही इंसान के फेवर में डिसीजन देता है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा नहीं आना तो जेन्युइन रीजन था, कुछ तो जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से मैं नहीं आया, तो मैं कोर्ट गया और मैंने कोर्ट को बोला कि कोर्ट मेरा एक जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से मैं नहीं आया हूं, तो प्लीज एक्स पार्टे ऑर्डर को हटा दो। अब एक्स पार्टे ऑर्डर को हटा के नया जजमेंट लाना, इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सो दैट एप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेशन। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से यस और नो, सब लोग मैसेज करेंगे जल्दी। परफेक्ट 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 परफेक्ट, चलो सबको समझ रहा है, अच्छी बात है। परफेक्ट गाइस परफेक्ट। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, चलो ध्यान से सुनेंगे। 20 अगस्त को एक जजमेंट आया, या मान लेते 20 अगस्त को एक स्टेटमेंट आया कोर्ट का, और डिक्री जो है वो फिजिकल आने में टाइम लगी, डिक्री जो है वो फिजिकल आने में टाइम लगी। अब जजमेंट के दिन से डिक्री आने में मान लेते हैं 2 महीना लगा। कितना महीना लगा? 2 महीना। और मुझे जजमेंट से मान लो 25 दिन में केस करना है, अरे अपील करना है, सो सॉरी, मुझे जजमेंट से 25 डेज में अपील करना है। क्या मैं कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। अरे गधो, डिक्री ही नहीं आया तो मैं अपील कैसे करूंगा? बिकॉज जब राइट्स, कंक्लूसिव राइट्स, डिक्री आएगा उसके बाद ही तो मैं अपील कर पाऊंगा। अपील 25 दिन के अंदर करना है, डिक्री आएगा कितना? 2 महीने बाद। इस केस में ये 2 महीना एज अ एक्सटेंशन पीरियड मैं क्लेम कर सकता हूं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। चलो तो क्या बोला है वो लोगों ने? टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग अ डिग्री ऑफ द जजमेंट नेसेसरी टू कंपनी टू अपील एन एप्लीकेशन। अगर कंपनी को कोई अपील या एप्लीकेशन करना है तो ये कंपलसरी लगेगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। नेक्स्ट, रॉन्ग प्रैक्टिस या रॉन्ग एडवाइस बाय एडवोकेट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडवोकेट आपको गलत एडवाइस दे। सर एग्जांपल, मान लेते हैं हमको 20 दिन के अंदर अपील करना था, बट एडवोकेट ने एडवाइस दिया 20 दिन नहीं 1 महीने बाद अपील कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारा टाइम चला गया। सो ये एक सफिशिएंट कॉज माना जाता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट और काउंसिल। देखो, या तो मिस्टेक ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या तो मिस्टेक ऑफ काउंसिल हो सकता है, या तो एडवोकेट हो सकता है। ये तीनों से कोई भी गलती हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कंडोनेशन ऑफ डीले में ले सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। अगर रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी मिसलीडिंग चीजें की जिसकी वजह से हम अपील नहीं कर पा रहे, पूरा काउंसिल है, मतलब पूरे के पूरे लॉयर्स का एक काउंसिल है या जज का काउंसिल है, उस केस के अंदर अगर उन्होंने, उनसे कोई गलती हो गई तो वो भी हम कंडोनेशन ऑफ डीले के लिए ले सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ओके चलो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल फॉर स्टेट एंड पैनल लॉयर्स। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट काउंसिल या कोर्ट काउंसिल या कोई भी काउंसिल कभी भी ये नहीं बोल सकती कि भाई हमारे पास तो फाइल ही अवेलेबल नहीं है। दिस इज नो ग्राउंड ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप लोग कोर्ट के लोग हो, अभी आप लोग बोलते हो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम बोले तो समझ भी सकते हैं, आप लोग कैसे बोल रहे हो? तो ये कंडोनेशन ऑफ डिले में नहीं आएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या?
जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ, द राइट गिवन बाय लॉ मे बी कंसिडर एज सफिशिएंट कॉज। हाँ, आपका लॉ से कोई मिस्टेक हुआ, सो दैट माइट बी कंसिडर एज सफिशिएंट कॉज। बट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे लॉ पता ही नहीं था, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये तो हर बुक में लिखा हुआ है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि लॉ ने इग्नोर, मतलब मुझे लॉ नहीं पता था। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री में जाते हो तो आपको लॉ पता होना चाहिए। वैसे अगर आप इंडिया में होते हो तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे लॉ पता ही नहीं था, बहुत गलत हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी का मर्डर कर दूं और मैं बोलूं मम्मी कसम मेरे को लॉ मालूम ही नहीं था, मम्मी की कसम। और आजकल तुम लोग मम्मी की कसम बहुत झूठी झूठी खाते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर लॉ बोलता है कि आपको कभी भी इन सब चीजों के अंदर क्या नहीं मिल सकता, कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं मिल सकता। अब एक काम करो, फटाक से इस पूरे पार्ट को रीड करो और कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो। आराम से रीड करना, कोई घाई नहीं है, जल्दी। जल्दी रीड कर लो। जल्दी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, आ जाओ। द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज इज प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट? यही अपना पीटी सर। क्या मैं बोल सकता हूँ पीटी सर के लिए एक इंसान अलग है, दूसरे इंसान अलग है। भले ही दोनों इंसान ने सेम केस में सेम चीज बोली है, बट मैंने दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो, हम हमेशा इसको इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता तो हम सबको सेम ट्रीट करते, पर ये इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, सारे इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग काम करता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? चलो, देयरफॉर नो टू केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। कभी भी दो केसेस को हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? चलो, द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन हैज लेफ्ट द कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंट कॉजेस। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? देर इज नो कैटेगरीज ऑफ सफिशिएंट कॉज। अच्छा, एग्जांपल समझना, सफिशिएंट कॉज के लिए कैटेगरी नहीं दी है, तो सर जो 8 पॉइंट क्या है? 8 पॉइंट तो एक कैटेगरी है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है। मतलब ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा कोर्ट पे। अगर कोर्ट चाहे तो ये कैटेगरी के भी बियॉन्ड जा सकती है, और अगर कोर्ट ना चाहे तो ये कैटेगरी के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकती है। और ये जो कैटेगरी है ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, कोई ना कोई रीजन तो 100% होगा। ये सारी बात बताई है किसमें? आरबी रामलिंगम वर्सेस आरबी भुवनेश्वरी में। क्या ये चीज क्लियर है क्या? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये जो लिमिटेशन एक्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज है ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ।
कितने लोग ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट, कितने लोग ग्रेजुएट है जो डायरेक्ट सीएस में आए हैं? मुझे खाली बताओ ना, कितने लोग ग्रेजुएट है जो डायरेक्ट सीएस में आए हैं, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव में आए हैं, ऐसा ग्रेजुएशन खत्म हो गया उनका। ओके, ओके, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, तो मतलब लॉ से फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, आई गेस सेकेंड ईयर बीकॉम में लॉ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी तो सारे प्यारे प्यारे बच्चे सी एस एग्जीक्यूटिव देके अरे सी एच डबल ई टी देकर आए हैं। कैसा लगा आप लोगों को सी एच डबल ई टी बैठ के एक ही जगह पे? बट आई फील जेन्यूनली वेरी यूजलेस फॉर सी एस डबल ई टी एग्जामिनेशन। मतलब वो यार घर पे बैठ के अभी कोई भी थोड़ा बहुत तो कॉपी करता ही होगा या कर सकता होगा। आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग बहुत अच्छे हो भाई, जेन्यूनली। ठीक है, चलो। अच्छा, अपना सेक्शन 5 सेम है। लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? इट अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस। ये कुछ सर्टन केसेस में क्या करता है, एक्सटेंशन अलाउ करता है। क्लियर है ये चीज? दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, ये हमने पढ़ा है। प्लस section 5 to the fact that appellant or applicant was misled by order or judgment of high court can be a sufficient cause। क्या बोला है वो लोगों ने कि देखो, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर कोई भी कोर्ट का कोई भी गलती होगा तो वो सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। तो हाई कोर्ट का कोई भी गलती होगा तो वो क्या माना जाएगा? सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो, the court has no power to admit a time barred suit even if the sufficient cause for delay। कभी कभी कोर्ट के पास पावर नहीं होता टाइम बार्ड सूट को लेने का। क्या ये चीज क्लियर है क्या? क्योंकि अभी वो टाइम दिया था, वो टाइम चला गया है ना। दिस कैन ओनली हैपन इन अपील एंड एप्लीकेशन बट नॉट इन सूट्स। रीजन क्या था? सूट्स 3 से 4 साल के लिए होता है और एप्लीकेशन जो है वो 6 महीने के अंदर होता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। और फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, दिस इज दैट इज रामलाल वर्सेस रेवा कोल फील्ड लिमिटेड। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना गाइस, एकदम ध्यान से सुनना। इस केस के अंदर क्या बोला है, जब भी आप सफिशिएंट कॉज दो तो हर एक दिन का सफिशिएंट कॉज देना मैंडेटरी है। समझते हैं? The Supreme Court held that once the period of limitation expires, then the appellant has to explain the delay made thereafter day by day, and if he is unable to explain the delay even a single day, then it would be deemed to have no sufficient cause। मतलब अगर आप एक दिन भी चूक जाते हो उस चीज का रीजन नहीं देने से तो ये सफिशिएंट कॉज नहीं माना जाएगा। मतलब आपको हर एक दिन का रीजन देना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ हाँ या ना। सफिशिएंट कॉज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। सफिशिएंट क्लॉज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। जल्दी रीड कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, एक ही सेकंड में आ रहा हूं मैं, फटाक से रीड करने आप लोग, एक ही सेकंड में आया।
चलो यस गाइस, बताओ यहां तक समझा क्या? फटाक से यस और नो लिख लो एवरीवन, जल्दी यस और नो लिख लो। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यस 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 ग्रेट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर ले एक बार, आ जाओ। क्या बोला है? वाइल गोइंग टू कोर्ट फॉर फाइलिंग अ सूट, अमर मीट विथ एन एक्सीडेंट। अभी अमर जब केस करने जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया फॉर 15 दिन। ऑब्वियस सी बात है, ये सीरियस इलनेस है ना, 15 दिन के लिए वो अनकॉन्शियस हो गया। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट्स एक्सपायर, तो क्या अमर को एक्सटेंशन मिलेगा क्या, हाँ या ना बताओ? क्या अमर को एक्सटेंशन मिलेगा? 15 दिन वो हॉस्पिटल में था, क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा? यस 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 यस। देखा, यही तो आप मेरे प्यारे बच्चे हो, इसके वजह से ही तो आईसीएसआई खुश होता है आप लोगों से कि आप लोग गधे हो। अरे मेरे बच्चों, क्या बोला है यहां पर? सूट लिखा है। भाइयों और बहनों, सूट के अंदर कभी भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है, एप्लीकेशन और अपील में मिलता है। समझा? क्या बात है बेटा, बहुत सही। देखो, however this provision applies on appeal and application, it cannot be revoked, अरे invoked in the suit, hence अमर cannot grant any extension। क्या ये चीज क्लियर है? क्या अमर को कोई भी टाइप का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? सूट है। और ये किस में मिलता था? ओनली एप्लीकेशन एंड अपील में। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ऐसे छोटी छोटी ट्रिकी पार्ट्स आएंगे ना, देखो है इजी, बट कैसा होगा पता है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा ना, तो ये हो सकता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहां तक क्लियर है क्या सब लोग? क्या सेक्शन 5 तक क्लियर है क्या आप लोगों को? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 क्लियर है क्या? हम ये सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, बट आज के लिए क्या सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 क्लियर है क्या? जल्दी बताएंगे आप लोग। यस यस यस, परफेक्ट। क्या आप लोगों को समझा क्या? थोड़ा बहुत समझा। देखो 2 घंटे में तो हमको पूरा समझने नहीं वाला, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज अराउंड 120 to 140 आवर्स, सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। पर क्या आज थोड़ा थोड़ा सा समझा क्या? लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट में सबसे पहला सेक्शन 3 बोलता है बार ऑन लिमिटेशन। बार ऑन लिमिटेशन मतलब कि अगर कोई भी सूट अपील एप्लीकेशन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम करते हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू एक्सेप्ट इट। बट अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है और उसमें डिसीजन देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट का डिसीजन फिर भी माना जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? एंड उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बताया है कि कोर्ट लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट्स। तो ये क्या करता है? राइट्स को एक्सटिंग्विश नहीं करता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का? उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 5 डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। हमने वो पूरी लिस्ट देखी थी डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज की, क्या क्या चीजें सफिशिएंट कॉज में आता है और नहीं आता। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी। यस 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 यस। क्या आपको JIGL समझा क्या? क्या आप लोगों को JIGL समझा क्या? आज का टॉपिक समझा क्या? लिमिटेशन एक्ट। यस यस ग्रेट। चलो, किसी भी स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीवन? कोई भी डाउट किसी बच्चों के, कोई क्वेरी किसी बच्चों के, जल्दी बताओ।
ओके, सो आई गेस आज का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है, बरोबर है ना। आज हमने जीआईजीएल में लिमिटेशन देखा है, ठीक है। और अब ये आपका आज का डेमो था, दैट वाज फॉर जीआईजीएल। आई गेस आपका कल एक डेमो हुआ, दैट वाज कंपनी लॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। फर्दर you are going to have more sessions, right? So every day you are going to have one session of each subject, right? So this was the GIGL. Again repeating, GIGL is the most important part. Why? Because it is the first examination of your CS executive. Because whenever you are going to sit in the exam, first thing you are going to see, that is your GIGL exam. Once the GIGL exam is gone well, your all the subject is going to go well, no doubt. Is this clear everyone? तो बस अपने को अपना GIGL स्ट्रॉन्ग बनाना है, बाकी सब अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का 100%? और किसी को कोई डाउट? अगर नहीं तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। सबको समझा? चलो फिर मुलाकात होगी हमारी बैच में, राइट? इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन एज पर योर चॉइसेस, राइट? आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।